धीरे धीरे करते करते एक छोटे छोटे कदम के साथ हम लोग जो है आज डे 17 पे पहुंच चुके हैं। और आज हमने जो है ये सेकेंड बुक का, क्योंकि फर्स्ट बुक तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दी है, सेकेंड बुक का 5वां चैप्टर जो कि है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में हमें जो है डिस्कशन करनी है। और ये है आज आपका पार्ट 1। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, यानी कि पार्ट 2 भी आएगा, जहां पर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे साथ शुरुआत से बने हुए हैं आप लोग अगर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे चेंजेस या फिर कितने सारे आपके जो दिमाग के अंदर जो चेंजेस है वो लेकर के आया हूँ। आपको ना यकीन नहीं हो रहा कि आपके दिमाग ना इतना पावरफुल है कि आप वो ना बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता है, लेकिन हम ना उसका बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप अपने दिमाग की शक्ति को, उसके पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग याद कर सकते हो। और ये इतना बड़ा जो मैंने प्रवचन दिया है वो इसलिए दिया है बिकॉज इस 5वें चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, प्लस राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब 4 नंबर में, 8 नंबर में, 6 नंबर में, ये वाले क्वेश्चन और भी ज़्यादा आते हैं। तो इनके लिए ही आप लोगों को अच्छे से रेडी होना है इस वाले बुक के लिए। अदरवाइज 4 चैप्टर तक तो, इससे पहले वाले जो 4 चैप्टर्स तक थे वो इजी इजी चैप्टर है, उससे फर्स्ट वाली बुक भी जो है पूरी इजी ही थी। तो अब जो आ रहा है वो असली खेल तो अब आएगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से चीज़ें करते हुए चलना है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम के अंदर परफॉर्म करोगे, तो जाइए जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएंगी। डेली के 5 क्वेश्चन हम डालते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी। किसी भी आंसर पर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली पोस्ट या कम्युनिटी वाला सेक्शन होगा यहीं पर, इसी पे जाइएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, जहां पर आप किसी भी आंसर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने लग जाएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप डे वाइज वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सजेशन मारे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहीं पर जो मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों की सीरीज को चला रखा है, ये एमसीक्यू वाला। और ये आपको पता ही है हमारा क्या है, ये सुकून। इस सुकून के अंदर हम आज पॉलिटिकल साइंस का डे 17 कवर कर रहे हैं। और बिना देरी करे चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वापस से बोलूंगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुनिएगा, अब तो और भी ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई अब। ठीक है। और लास्ट में स्कोर जरूर बताइए कि कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद शुरुआत में, यानी जब आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर ही, 14 और 15 की मध्य रात्रि में, तभी जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक को खोला होगा तो शुरुआत के पन्ने में ही लिखा हुआ है कि आज़ादी के शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। ठीक है। जो कि पहले वाले साल में तो दोनों के दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, 9वें वाले साल के अंदर दोनों के अंदर कुछ अनबन पैदा होती है, और 17वें साल के अंदर तो और भी ज़्यादा अनबन पैदा होती है, और 22 साल के अंदर तो आपस में लड़ने ही लग जाते हैं। और देख सकते हैं नेहरू जी के जब वोट मांगने चले गए थे ये, तो उन्होंने भी जो है, ये देखिए ये रहा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1960 के दशक, दशक का मतलब क्या होगा कि 1960 से लेकर के 70 का जो पीरियड है, 1960 से 1970 का जो दशक का मतलब ही क्या होता है, 10 साल। ठीक है जी। तो 1960 से लेकर के 70 के बीच में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इस पूरे ही काल को, इस पूरे ही पीरियड को जो है खतरनाक दशक बोला जाने लगा? तो क्या हुआ था ऐसा कुछ, बताया हमें, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो पहला बता रहा ऑप्शन ए कि 1962 का चीन भारत का जो है युद्ध हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही हुआ था ये। 2 महान प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही हुआ था। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी। पहले थे आपके नेहरू जी, 1964 में मतलब इनकी मृत्यु हुई, और 1966 के अंदर किनकी हुई थी, शास्त्री जी की हुई थी। तो इन 2 महान प्रधानमंत्रियों की जो है मृत्यु हो गई थी। तीसरा ऑप्शन सी बोला जा रहा है, गरीबी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जो हुआ था। जी हाँ, ये भी हुआ था। दैट मीन्स किसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उसको आप नोट डाउन करिएगा। क्या, 1962 के अंदर जो है इंडिया वर्सेस चाइना का जो है वॉर होता है ये। ठीक है। जैसे ही वॉर होता है तो उसके अगले ही 2 साल के बाद नेहरू जी जो है मृत्यु हो जाती है, नेहरू जी नहीं रहे, ऐसा करके। फिर 1965 के अंदर क्या होता है, वापस से 1965 के अंदर क्या होता है कि मतलब जैसे नेहरू जी चले जाते हैं तो इनके बाद कौन आता है, शास्त्री जी आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, अगले शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 65 के अंदर जो है फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है हमारा। ठीक है।
और जैसे ही युद्ध हो जाता है तो उसके अगले साल जब समझौता करने जाते हैं नेहरू जी, तो 1966 में शास्त्री जी जाते हैं, शास्त्री जी जब जाते हैं 1966 के अंदर समझौता करने, ताशकंद समझौता, तब शास्त्री जी की भी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं, और आप लोगों को पता होगा कि इसी बीच के दौरान जो है जय जवान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। किसने दिया था ये नारा? आप सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हरित क्रांति जो है इसी टाइम पर हो रही थी। मतलब क्या कि इस टाइम पीरियड के दौरान 1960 के दशक के अंदर जो है भारत जो देश है वो भुखमरी से भी जूझ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ना खेतों के अंदर जो है फसल वगैरह अच्छे से हो नहीं रही थी, और खाने पीने के बहुत ज़्यादा लाले पड़े हुए थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बहुत ही अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इनफैक्ट जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। जय किसान का नारा किसानों के लिए दिया था, बिकॉज उस टाइम पर भुखमरी थी, और जैसे ही ये नारा दिया गया, थोड़ा सा प्रमोट किया गया, तो हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति आने के बाद ही जो है ये जो भुखमरी वाली समस्या है इससे छुटकारा पाया गया। और 1965 के अंदर जो है लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में ही जो है पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्होंने जय जवान का नारा दिया था। तो ये जो दोनों नारे दिए गए ना, इन दोनों मतलब जुमला एक ही है, एक ही नारा, लेकिन उसके अंदर दोनों को ही समाहित किया गया। तो 1965 के वॉर के लिए जय जवान, और किसानों ने भुखमरी से हमें आज़ाद करवाया तो जय किसान, ये नाम मतलब नारा दिया, जय जवान जय किसान। ओके, अभी वीडियो जो है 6 मिनट की लगभग हो चुकी है, आगे पढ़ लीजिएगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है कि नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964 के अंदर हुई थी। जैसे ही नेहरू की मृत्यु होती है 64 के अंदर, तो किसको अगला प्रधानमंत्री चुना जाता है? शास्त्री जी को चुना जाता है। ठीक है जी। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि शास्त्री, जैसे नेहरू जी की मृत्यु होती है ना, तो उस कुछ समय के लिए ही, इनफैक्ट 13 दिन के लिए ही जो है गुलजारी लाल नंदा को जो है अगला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है उन्हें। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और जैसे शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाएगी तब भी जो है अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को ही बनाया जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला था, बट कोई नहीं, मैंने ही आपको आंसर बता दिया। तो जब नेहरू जी की मृत्यु होती है 1964 के अंदर, तब कांग्रेस के अंदर ही, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक खटपट जो है पैदा होती है कि अब नेहरू जी के बाद कौन जो है अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस टाइम पर जो है के कामराज, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने डिसाइड करवाया बाकी लोगों से सहमति के साथ कि शास्त्री जी अच्छे रहेंगे इस सब चीज़ों के लिए, तो शास्त्री जी को अगला प्रधानमंत्री जो है चुना गया था। याद रखिएगा कि शास्त्री जी जो है ना 1964 के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई आम चुनाव नहीं हुआ था, ये जो गुप्त मतदान हुआ था ना, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हुआ था। ठीक है, बाहर जो जनता है उनसे नहीं मतदान करा, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हुआ था, और अंदर ही डिसाइड हो गया था कि हमारे बीच में जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और उन्हीं को बना देते हैं अगला प्रधानमंत्री। तो इस वजह से वो लाल बहादुर शास्त्री जी अगले बन जाते हैं। पढ़ लीजिएगा पूरा। अगला क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया, जिसका राइट आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो लाल, चलिए आगे देखते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अगले प्रधानमंत्री के लिए किन दो नेताओं के बीच में मुकाबला हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोगों को मतलब याद रखनी ही होगी। वो क्या है देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु कब हो जाती है? 1966 के अंदर होती है। ठीक है, 65 का युद्ध लड़ा, 1966 का युद्ध में 66 में जब इन्होंने ताशकंद समझौता करवाने के लिए ये जब उज्बेकिस्तान गए थे ना, वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, उज्बेकिस्तान उस टाइम पर जो है यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो वहीं पर जब शास्त्री जी जाते हैं 1965 का युद्ध होने के बाद, वो लोग जाते हैं समझौता करने के लिए, तब वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा क्या, कि जो ताशकंद जो ये सिटी है, ये बेसिकली राजधानी है, किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है प्रेजेंट टाइम पे, और वहीं पर जो उनकी मृत्यु हो जाती है। एक और चीज़ याद करिए कि ये युद्ध के बाद वाला, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था क्या, कि 1971 के अंदर जैसे ही युद्ध होता है, तो उसके अगले ही साल यानी कि 1972 के अंदर भी जो है इंदिरा गांधी, ठीक है जी, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की साइड से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में क्या होता है? शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता होता है। ठीक है जी, ये आप दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है, वो क्या है कि 1954 के अंदर जो है ना पंचशील सिद्धांत जो है साइन किया गया था। याद आ रहा है? चाइना और इंडिया के बीच में। इंडिया की साइड से कौन थे? 54 है तो मतलब नेहरू जी हैं थे उस टाइम प्रधानमंत्री, और उस टाइम पर चाइना की साइड से थे चाउ एन लाई।
चाउ एन लाई। चाउ एन लाई याद आ रहा है कुछ? मैं आप लोगों को बोलोगे आप काफ़ी डीप में ले जाते हो सर आप। 1973 के अंदर जो उन्होंने औद्योगिकरण के 4 प्रस्ताव दिए थे, याद आया कुछ? और 1978 के अंदर देंग शाओपिंग ने क्या करा था? खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोग को। तो जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उस टाइम पर ना नेहरू कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी जो कि नेहरू जी की बेटी थी, उनके बीच में और मोरारजी देसाई के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बट फिर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो नेता लोग थे, मतलब ओल्ड सीनियर मोस्ट जो नेता लोग होते हैं, उन लोगों ने आपस में ही कांग्रेस के अंदर ही डिसाइड कर लिया कि इंदिरा गांधी जी को बना देते हैं, मोरारजी देसाई को नहीं बनाएंगे। बिकॉज इंदिरा गांधी जी को बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी बार बार हमारे पास ही आएंगी और हम उनको सलाह देंगे। तो ये कौन सोच रहे थे कांग्रेस के? ये सिंडिकेट एक मेंबर हुआ करते थे कांग्रेस के, जो बड़े बुजुर्ग नेता लोग होते थे उनके ग्रुप को बोलते हैं सिंडिकेट। तो उन्हीं लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करी थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम चूज़ करा, मोरारजी देसाई का नाम नहीं चूज़ करा था। तो इनके बारे में कुछ लिख लिए, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर, मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चौथा आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को पता होगा, हालांकि इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 1967 है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1948 के अंदर भारत के अंदर सबसे पहली बार राज्य स्तर पर जो है चुनाव होते हैं, और वो कौन सा राज्य था? मणिपुर। मणिपुर पहला वो राज्य था जहां पर सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर जो है चुनाव हुआ था। कहां पर? मणिपुर के अंदर। ठीक है जी, आजादी के जस्ट बाद ही हो रहा है ये। उसके बाद क्या होता है कि 1950 के अंदर जो है चुनाव आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है? चुनाव आयोग का। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई चुनाव आयोग का अगर गठन 1950 में हो रहा है तो 48 में चुनाव किसने करवाया? भाई जैसे 1947 से लेकर के 1952 तक भारत के अंदर अंतरिम सरकार थी ना, मतलब कुछ समय के लिए सरकार बनाई गई थी, जिसमें पीएम कौन थे? नेहरू जी थे, है ना। हालांकि ऑफिशियली इलेक्शन होकर के नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने, चुनाव के थ्रू नहीं बने थे ये, वो जस्ट आम सहमति से ही बन गए थे। वैसे ही चुनाव आयोग भी जो है आपस में ही, मतलब छोटे लेवल पे चुनाव जो है यहाँ पर करवाया गया था राज्य मणिपुर के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रखिएगा, क्या 1950 के अंदर जब चुनाव आयोग का स्थापना हुआ तो उस टाइम पर अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सुकुमार सेन सबसे पहले अध्यक्ष भी थे, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जब इन चुनाव आयोग का स्थापना हो जाता है तो फिर पहला चुनाव जो है कब होता है? 1951-52 के अंदर सबसे पहला इलेक्शन होता है भारत के अंदर। ठीक है जी, इलेक्शन। ठीक है जी, भारत के अंदर सबसे पहला चुनाव 1951-52 के अंदर होता है। फिर दूसरा इलेक्शन कब होता है? 1957 के अंदर। मैं लिखते चल रहा हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। दूसरा इलेक्शन होता है ये, यानी कि पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव। और उसके बाद तीसरा आम चुनाव कब होता है? 1962 के अंदर, ये तीसरा वाला होता है। और 1967 के अंदर ये चौथे वाला होता है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ क्या है? सुन लीजिए जरा। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब सेकंड आम चुनाव हुए थे, यानी कि 1957 में, तो एक राज्य है, कौन सा राज्य है वो? केरल। ये केरल पहला वो राज्य था जहां पर गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यानी कि एक अलग पार्टी थी, उनकी जो है सरकार यहाँ पर बनी थी। मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ये सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो केरल के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी पहली बार 1957 के अंदर हार गई थी और यहाँ पर उनकी सरकार नहीं बन पाई थी, ये बात आपको याद रखना है। और केरल में उस टाइम पर सीएम कौन बना था? याद आ रहा है किसी को? EMS नंबूदरी पाद। ये थे इंसान जो कि सबसे पहले सीएम बनते हैं केरल के। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि जब ये 1957 के अंदर बने थे तो 1959 के अंदर, यानी 2 साल के बाद ही जो इनको मतलब हटा दिया जाता है इस पद से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 1957 के अंदर जो कि सेकंड जनरल इलेक्शन था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही राज्य था जहाँ पर वो लोग जो है चुनाव हारे थे। कौन? कांग्रेस वाली पार्टी जो है हारी थी चुनाव। लेकिन 1967 तक आते आते, जहाँ पर ऑलरेडी जो है नेहरू जी और जो है शास्त्री जी ऑलरेडी मर चुके हैं, तो उनके देहांत के बाद कांग्रेस जो है ना पहली बार जो है फील्ड में उतरेगी
और अपने जो नेहरू जी का जो चेहरा इतना ज़्यादा फेमस था आम जनता के बीच में, वो चेहरा अब हट जाता है। तो 1967 के अंदर जब सबसे पहली बार जाते हैं तो ये लोग कई सारे राज्यों में जो है चुनाव हार भी जाते हैं। ये लोग कई राज्यों में जो है चुनाव हारते हैं। पहले बार 1957 में सिर्फ एक राज्य में हारे थे, जो कि कौन था? केरल, जहाँ पर नंबूदिरी पात की जो है सरकार बनती है। आप चीज को, आपको लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और 1967 का जब चौथा आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस नेहरू के बिना जो है चुनाव लड़ती है, जहां पर कई सारे राज्यों में वो लोग हार भी जाते हैं। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। हालांकि इसके आगे मुझे और भी चीज़ें बतानी है, लेकिन अभी आगे बताएंगे, है ना। अगला देखते हैं। ये चौथा आम चुनाव था, देख लीजिएगा ना। आगे देखते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किस नेता ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको रट के जाइएगा अच्छे से। किस नेता ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था? इसका नारायण था आपका, नाम था इनका राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी आई गेस दिल्ली के अंदर ही पड़ता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब 1967 का चुनाव हो रहा था ना, तो उस टाइम पर जो है बहुत सारे जो कांग्रेस है वो बिना नेहरू जी के चुनाव के मैदान में उतरा था। और उस टाइम पर जो है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा राज्यों में हार का सामना भी करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? बिकॉज जो विरोधी दल होते हैं, जो विपक्षी दल थे, वो लोग आपस में इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ में लगा है। समाजवादी जो नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने जो है इसी चीज को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। मतलब क्या? कांग्रेस को हटाने के लिए अलग अलग पार्टियां आपस में जुड़ रही हैं, इसी को जो है गैर कांग्रेसवाद का जो है नारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये चीज बातें जो है बोली गई थी। तो यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना आपसे कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे, तो वो भी राम मनोहर लोहिया ही थे। आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए। किन चुनावी परिणामों को, कितने बार चुनाव हुए थे तब तक की, मतलब 67 तक की ही बात हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है 67 के ही चुनाव की बात की जा रही है। बिकॉज जो 1962 वाला चुनाव का जो परिणाम था, या 1957 वाला था, या 1952 वाला था, इन तीन में तो कांग्रेस जीती ही जीती थी, है ना। और पहली बार एक राज्य के अंदर बस हारी थी, कहाँ पर? केरल के अंदर हारी थी। यहाँ पर बाकी हर एक राज्य में और पीएम सब जगह तो कांग्रेस ही थे। लेकिन 1967 तक आते आते पीएम तो थे कांग्रेस के, लेकिन बहुत सारे सीएम जो है वो कांग्रेस के नहीं थे। इतना आपको याद रखना है। इसी वजह से 1967 के आम चुनावों को, जो कि चौथे आम चुनाव थे, उसको जो है राजनीतिक भूकंप की जो है संज्ञा दी गई थी। आपको इसको जो है अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा भी तो होगा यहाँ पर। अच्छा, ये तो रहा यार, क्यों पता नहीं यार, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने लग जाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए, राजनीतिक भूकंप की जो संज्ञा दी गई थी। और आपको ये भी याद रखना है क्या, कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे से ज़्यादा जो मंत्री जो चुनाव हार चुके थे, जैसे कि फेमस नाम भी है, तमिलनाडु से के कामराज हार गए थे, पाटिल हार गए, भाई अतुल्य घोष भी हार गए, के बी साहब भी जो है हार गए थे। तो ये कुछ नेता लोग हैं जो कि हार गए थे। और कांग्रेस को जो है ना 1967 के चुनाव के अंदर 7 राज्यों के अंदर जो है बहुमत नहीं मिला था। बहुमत नहीं मिला था। और 9 राज्यों के अंदर जो है इनका सरकार नहीं बन पाई थी, यानी कि सीएम जो है कांग्रेस से नहीं बन पाए थे। आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। दो इसलिए क्योंकि बाद में ना दल बदल हो गया था। दल बदल तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। दल बदल क्या होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। और अगले पिछले साल की, उससे पिछले साल में ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही। क्या पूछा जा रहा है कि मद्रास प्रांत, अभी हमने क्या देखा, अच्छा लिखा हुआ है मद्रास प्रांत को जो है, प्रांत का मतलब क्या होता है? स्टेट होता है, ये राज्य है। मद्रास स्टेट को वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु, ठीक है जी। अब कुछ बातें जो कि आपको सुननी है वो क्या है, देखिए ध्यान से, कि मद्रास जो कि तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, इस तमिलनाडु के अंदर है ना एक क्षेत्रीय पार्टी थी एक। क्या थी? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी समझते ना, जैसे आम आदमी पार्टी थी दिल्ली के अंदर केजरीवाल की, तो वैसे ही जो है मद्रास के अंदर, यानी कि तमिलनाडु के अंदर भी एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है भाई, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ठीक है जी। इसका जो है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हुआ क्या था कि जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम है, उस टाइम पर, यानी कि 1967 के चुनाव के अंदर जो है ना, 1967 के चुनाव के अंदर जो है
तमिलनाडु के अंदर हिंदी विरोधी जो है आंदोलन चल रहे थे, हिंदी विरोधी आंदोलन जो है चल रहे थे। और इसी आंदोलन के अंदर ये बेसिकली जो आंदोलन है ना, हिंदी विरोधी आंदोलन, ये छात्र लोग जो है वो कर रहे थे। और इन्हीं छात्र को सपोर्ट करने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है वैसे एक ये भी पार्टी है जो कि आती है और इनको सपोर्ट कर देती है, किनको, हिंदी विरोधी आंदोलन को। और जिसकी वजह से पूरे इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि पूर्ण बहुमत से द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो है जीती थी। याद रखिएगा, पूर्ण बहुमत मिली थी इन्हें, पूर्ण बहुमत, ठीक है। पूर्ण बहुमत के साथ ये जो है पार्टी जीती थी। कौन? द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। कौन से में? 1967 के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। आपको ये चीजें याद रखनी है। याद रखिएगा, हुआ क्या था कि इसको क्या बोला जाता है कि चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम को 1967 में पूर्ण बहुमत मिली थी। पूर्ण बहुमत आप लोगों को याद रखना है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी आपको एक चीज और बताऊंगा। ये तो हो गया सबसे पहली बार पूर्ण बहुमत वाला सीन, है ना। आपको याद आ रहा है 1957 में कुछ और भी हुआ था। वो क्या हुआ था, याद आया कुछ किसी को? याद करो। 1957 के अंदर जब आपका केरल के अंदर राज्य स्तर पर चुनाव हो रहे थे, तो आपको पता होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको जो है ना 60 सीटें मिली थी 126 में से, 26 में से, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुमत के लिए कितने चाहिए होता है? हाफ चाहिए होता है, हाफ से एक ज्यादा। तो 126 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 63, 63 यानी 63 या 64 सीटें अगर किसी पार्टी को मिल जाती तो वो केरल में सरकार बना लेते। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया को 60 सीटें मिली थी और सबसे ज्यादा सीटें मिली तो हैं, लेकिन उनका बहुमत नहीं मिली थी। अब बहुमत कहाँ मिली है? सबसे पहली बार वो 1967 के तमिलनाडु वाले चुनाव के अंदर मिली है, ना कि केरल वाले में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट टीचर भी कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों के अंदर अंदर, ठीक है जी। तो केरल के अंदर जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती है, जो कि बहुमत नहीं मिली थी, उन लोगों को ना जो है 5 स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, जिसकी वजह से उनका जो आंकड़ा है वो 65 का हो गया था और उन्होंने सरकार बना ली थी। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। और जो इनके अंडर में केरल के अंदर जो सीएम बने थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, उनका नाम क्या था? EMS नंबू नंबू दी नंबूदरी पाद। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसी के साथ होती है ये वीडियो समाप्त। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी है। DMK की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पूरा पढ़ लीजिएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।